जिनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण हो रहा हो और उनकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा रही हो, बड़े पदाधिकारी, किसी नेता, किसी अफ़सर द्वारा अगर उनकी शिकायत दर्ज नहीं किया जा रहा हो, उन्हें धमकाया जा रहा हो, तो वो हमारी संस्था से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर महिला का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है, तो जब तक कि पुरुष का दोष सिद्ध नहीं होता है, उसके भी नाम उजागर नहीं करना चाहिए, ना ही उनके परिवार वालों के। नमस्कार साथियों, आज हमें मौका मिला है, हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो ना केवल वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं बल्कि नारी शक्ति के लिए भी जो है बहुत सारे जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। वो नारी जो कि दबी कुचली है, वो नारी जो कहीं गांव में पड़ी हुई है। एक तरफ हम देखते हैं कि फेमिनिस्ट का बहुत बोलबाला है, लेकिन अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी नारियां हैं जो नारी के अधिकारों को ही नहीं जानती हैं। और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं विवेक श्रीवास्तव जी, वो उन नारियों के लिए जो एक पहल कर रहे हैं। अगर उनके केस मुकदमे हैं तो उन्हें भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी शक्ति और दमखम से जो है उनके उत्थान के लिए लगे हुए हैं। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार शशि जी। तो मैं इस संस्था के बारे में कुछ परिचय चाहूँगा आपसे। सर, ये संस्था जो है वो हमारी फाउंडर डॉक्टर नुपुर धमीजा जी द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, इससे पहले वो जज भी रह चुकी हैं, तो उनके द्वारा ये रन की गई थी। पहले इन्होंने ये आदिवासी महिलाओं जिनका कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी, उनके लिए ये संस्था रन की थी। जिसके बाद उनके विचारों में ये आया कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप बढ़ गए थे, कई तरीके की प्रताड़नाएँ बढ़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने इसको आगे बढ़ाना शुरू किया और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना शुरू किया। इसी क्रम में उन्होंने प्रयागराज में मुझसे कांटेक्ट किया। पहले उन्होंने मुझे लीगल सेल में अपने रखा था, लेकिन जब मैंने कई कार्य उनके लिए किए जिससे कई लोगों को न्याय मिला, तो पदोन्नति करते हुए उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद पे सम्मानित करते हुए यहाँ का कार्यभार संभाला। इसमें जो है हम किसी भी प्रकार की महिला जिनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण हो रहा हो और उनकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा रही हो, किसी बड़े पदाधिकारी, किसी नेता, किसी अफ़सर द्वारा अगर उनकी शिकायत दर्ज नहीं किया जा रहा हो, उन्हें धमकाया जा रहा हो, तो वो हमारी संस्था से कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। हमारी संस्था उनके लिए निःशुल्क कार्य करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि उनको न्याय मिल सके और त्वरित न्याय मिल सके। किसी भी प्रकार की रेप पीड़ित महिला हो गई, उनके नाम को डिस्क्लोज़ करते हुए उनके केसेस को फास्ट ट्रैक में चलवाने के लिए हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। बिना डिस्क्लोज़ किए दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस है कि किसी भी रेप पीड़ित महिला या किसी भी विक्टिम महिला का नाम जो है वो उजागर नहीं कर सकते। हमें उनकी रिस्पेक्ट करते हुए अपने कार्य को करना होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसका मैंने देखा था कि निर्भया वाले मामले में किसी ने उनका असली नाम उजागर कर दिया था मीडिया ने, तो काफ़ी उस पर कोर्ट नाराज़ भी हुआ था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लापरवाही। तो ये कहूँगा कि अगर महिला का नाम छिपाना है तो पुरुष तो अभी केवल उस पर जो है अभी दोष साबित भी नहीं हुआ है, केवल आशंका है, तो उसका नाम रिवील करके उसका समाज में जो है उत्पीड़न चालू हो जाता है, लेकिन महिला का नाम छिपाया जा रहा है। ये दोहरी नीति क्यों? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सच है। इससे मैं भी जो है कई हद तक मैंने इस चीज़ को गलत पाया, लेकिन क्या है कि जो है हमारा कानून जो है वो एक तरफ तो लोगों को समानता का अधिकार दे रहा है और कहीं ना कहीं एक तरफ जो है वो महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए पुरुषों को जो है वो धकेल दिया जा रहा है। आपने देखा हो कि आज के समय में 498 के मुकदमे, घरेलू हिंसा के मुकदमे, इस तरीके के मुकदमे जो है वो कई तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें कि जो है देखा जा रहा है कि आजकल 80% मुकदमे वो बाद में जब न्याय होता है तो पता चलता है कि जो है वो मुकदमे झूठे लिखाए गए। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये गलत है। मेरा ये मानना है कि अगर महिला का नाम उजागर नहीं किया जा रहा, तो जब तक कि पुरुष का दोष सिद्ध नहीं होता है, उसके भी नाम उजागर नहीं करना चाहिए, ना ही उनके परिवार वालों के। बहुत बढ़िया वकील साहब। और आज ही मैं देख रहा था कि बार काउंसिल का आदेश आया हुआ है कि ये जो बहुत सारे वकील हैं जिनके पास ना डिग्री है और डिग्री भी है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ और पेशा करते हैं और कभी कभी घूमने के लिए जो है कोर्ट आ जाते हैं ड्रेस पहनकर, उस पर उन्होंने सख्त एतराज़ किया कि ऐसे लोगों को फर्जी वकील की श्रेणी में डाला जाएगा और उनको जो है अलाउ नहीं किया जाए और उन पर कार्रवाई भी होगी। तो उस पर क्या कहेंगे? क्राइम करते हैं, उसके बाद क्राइम से छूटते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए वो वकालत का पेशा कर लेते हैं और वकालत का पेशा करने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं। सारे वकील इस तरीके से नहीं, लेकिन कुछ वकील जो है वो इस प्रोफेशन को गंदा बनाने के लिए, इस प्रोफेशन को बदनाम करने के लिए इस तरीके के कार्य करते हैं और इस
आदेश का मैं सराहना करता हूँ कि इस तरह के कार्य स्टेप्स लेने चाहिए सरकार द्वारा भी, माननीय न्यायालय द्वारा भी, कि अगर कोई अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी मुकदमा है और अगर उसमें उनकी गलती पाई जाती है तो उनका रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये समाज को संतुलित बनाए रखेगा। कई बार हमने देखा है कि जो है आपस में पुलिस और वकीलों का जो है कई बार देखने में आया है कि झड़प हो जाती है, इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि शुरुआत से ही कई बार से सुना जाता है कि जो है पुलिस और वकीलों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन सर देखिए ऐसा है कि जो है ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। दरअसल कोई भी चीज़ जो है, ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। पुलिस का जो कार्यभार है वो उनके चौकी तक होता है, लेकिन जब देखा गया है कि अधिवक्ता जो है वो समाज को न्याय दिलाने के लिए, एक असहाय, एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे बढ़ता है, और दोनों ही वर्ग से, पुलिस वर्ग और अधिवक्ता वर्ग दोनों से ये उम्मीद की जाती है कि वो बिना किसी प्रलोभन, बिना किसी लालच के अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों का निर्वहन करें। परंतु कई मामलों में देखा गया है कि जो है अगर पीड़ित पक्ष से अभियुक्त पक्ष जो है वो ज़्यादा ताकतवर है तो वो जो है पुलिस को पैसे देके या किसी तरीके से मुकदमा लिखने से रोकता है। उस केसेस में जब कोई विक्टिम किसी अधिवक्ता के पास आता है और वो अधिवक्ता उनके पास जाती है थाने पे, तो वो वहाँ पे जो है अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता करते हैं। कई केसेस में पाया गया है वो अपने थाने पे अपने आप को जो है अपने थाने का, सूबे का पूरा मालिक समझते हैं और वो उनके साथ जो है अगरिमामयी व्यवहार करते हैं, जिससे कि उनके ईगो को हर्ट होता है। कई बार वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन जब उनकी ये सब हरकतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो मजबूरन एक अधिवक्ता जो कि न्याय के लिए लड़ता है तो वो अपने ही साथ अन्याय कैसे होने दे, तो उसे जो है आवाज़ उठानी पड़ती है। बाकी अधिवक्ता कभी भी अपने आप से किसी के ऊपर कोई प्रहार या कोई गलत कार्य करने के लिए कभी उतारू नहीं होता है, जब तक कि उसे फोर्स ना किया जाए या वो कोई गलत चीज़ होते हुए ना देख ले। तो सर कई बार देखा गया है कि लोग, जैसे प्रयागराज की कचहरी है, वहाँ पर दूर दूर से आते हैं, ज़िले के कोने कोने से आते हैं, और ज़िले का कई बार हमने सरहद देखा है कि वो दूसरे, अगर यहाँ से बनारस जाना है तो उससे भी ज़्यादा दूरी होती है इसी ज़िले में किसी जो है ग्रामीण क्षेत्र से की, तो उतनी दूर दूर से वो लोग आते हैं, अपना समय निकाल करके, किराया भाड़ा सब लगा करके मानसिक प्रताड़ना में वैसे ही रहते हैं, और यहाँ आते ही उन्हें पता चलता है कि हड़ताल हो गई। तो बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? सर ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दरअसल इस पे भी जो है हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें भी जो वादकारियों को जो दिक्कतें होती हैं उसमें दोनों पक्ष का पूरा जो है, वादकारियों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि न्यायालय और अधिवक्ता या सरकार कह लीजिए, दोनों का समान रोल होता है। जैसे अभी आपने, अगर आपको जानकारी हो तो अभी लेटेस्ट जो है 3 जगहों को जो है, कोरांव, सोरांव, इनको जो है उठा के जो है एक ग्राम न्यायालय में दे दिया गया है, जिसकी वजह से 2 दिन से स्ट्राइक चल रही थी और कल और आज पूर्ण तालाबंदी थी माननीय कचहरी में, ठीक है। तो वहाँ पे उसका रीज़न भी यही है कि जब एक चीज़ कहीं से न्याय मिल रहा है, सुगम न्याय चल रहा है, तो उस चीज़ को बार बार छेड़ने से जो है ये व्यवस्था जो है वो दिक्कत क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वादकारियों, हर अधिवक्ता चाहता है कि उसके वादकारियों को जल्द से जल्द न्याय मिले, परंतु सरकार द्वारा या न्यायालयों द्वारा कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं जिससे अधिवक्ताओं को भी जो है रोष आ जाता है। अक्सर देखा गया है कि कचहरियों में मैक्सिमम स्ट्राइक जो होती हैं वो होती है या तो जो है न्यायालय अधिवक्ताओं से कभी कभी अभद्रता कर देती है, या कभी किसी कारणवश किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी नेता मंत्री द्वारा, किसी अधिवक्ता द्वारा कुछ ऐसी कहासुनी हो जाती है जिसको कि जो है एक तूल बना के, उसको एक बड़ा न्यूज़ बना के और अधिवक्ताओं को प्रताड़ित या लीगल प्रोसीडिंग को रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसकी वजह से वादकारियों को दिक्कत होती है। तो मेरा यही मानना है कि अगर जो चीज़ जिस तरीके से चलती चली आ रही है आज तक, अगर उसको ना छेड़ा जाए, आप उसमें चेंजेस कीजिए। आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन कीजिए। आपको अगर दिक्कतें हो रही हैं, क्लाइंट नहीं आ पा रहा है, सरकार डिजिटलाइजेशन पे इतने खर्चे कर रही है, तो वो निकटतम में एक जैसे ग्राम न्यायालय उन्होंने बनाया तो वहाँ पे एक डिजिटलाइजेशन करते हुए कंप्यूटर सेक्शन बना दे कि अगर वादकारी को वहाँ से यहाँ आने में दिक्कत हो रही है तो वहीं से कोर्ट में जो है अपीयर कर सके। लेकिन कोर्टों का विभाजन ये
बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर करना है तो फिर पूरा कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के भी जो है 4 बेंचेस के बारे में कहा गया है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के विभाजन की बात आती है तो पूरी सरकार, पूरी न्यायालय वो शांत हो जाती है। लेकिन उन्हें कचहरियों को विभाजन करना है, उन्हें हाई कोर्ट का विभाजन करना है, जिसकी वजह से ये वादकारियों को समस्या हो रही है। कई बार देखा गया है कि जो भी सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जब तक वो रहते हैं या जाते तो वो निचली अदालतों से ही हैं ऊपर, और जाके वहाँ उतना ऊंचा पद पाते हैं, तब तक वो कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो रिटायर होते हैं तो वो बताने लगते हैं कि अदालतों में जो भ्रष्टाचार होता है, गरीब को न्याय नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? तो जब तक जो है माननीय जज साहब जब तक अपने पद पर बैठे रहते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो है कानून जो है वो अंधा होता है। तो जब वो जज साहब अपने पद पे विराजमान रहते हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। लेकिन जब वो एक आम आदमी बन जाते हैं और उन्हें जब दिक्कत होने लगती है तब वो इस चीज़ को जो है उजागर करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि पद पर रहते हुए अगर वो सरकार के बारे में या विभाग के बारे में, उसी प्रणाली के बारे में गलत कहेंगे तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि जो है पुलिस विभाग में भी अगर पुलिस विभाग के खिलाफ कुछ बोल दिया जाता है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। उसी तरह से उनके भी एक होते हैं कि अगर वो न्याय प्रणाली में बैठे हैं और वही न्याय के बारे में, न्याय प्रणाली के बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो जनता का विश्वास क्या रह जाएगा। तो जब वो उस पदभार को छोड़ते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही स्वतंत्र फील करते हैं और बाद में फिर वो धीरे धीरे जो है उस चीज़ को जो वो फेस किए हैं उस अपने ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में, अपने ड्यूरेशन में जो उन्होंने सर्विस की ड्यूरेशन में जो उन्होंने फेस किया है उसको फिर वो जो है वो पब्लिक के सामने उजागर करते हैं, न्यूज़ चैनल में उजागर करते हैं। कई बार आज ही मैं एक और स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें कि सीजेआई साहब ने ये कहा है कि असामाजिक तत्व जो होते हैं वो जो है कमज़ोर व्यक्तियों को दबाते हैं। तो कहीं वो भाषण दे रहे थे नौजवानों को, तो उन्होंने कहा नौजवानों को उन कमज़ोरों की आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो असामाजिक तत्व हैं उनके पास मोटा पैसा है, पूरी वकीलों की फ़ौज खड़ी कर देते हैं, सीनियर वकील, एवरेज वकील, उनके जूनियर असिस्टेंट सब इतने सारे रहते हैं। और एक कमज़ोर व्यक्ति होता है कि वो किसको अफोर्ड कर पाएगा? सामान्य वकील को अफोर्ड करता है तो उसका तो हारना तय ही है। अगर हारेगा नहीं तो भी 5, 10, 15, 20 साल जो है वो न्यायालय के चक्कर काटते काटते जो है थक जाएगा, सब कुछ बेच देगा। इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, कहने को तो कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है। असामाजिक तत्व को पनपने कौन दे रहा है? हमारा न्यायालय जो है वो इस तरीके से, हमारी न्याय प्रणाली इस तरीके से खोखली हो गई है कि उसको कोई भी कहीं से भी दबाने का प्रयास कर देता है। मेरा ये कहना है कि अगर आपको असामाजिक तत्वों को दबाना है, समाज में कानून व्यवस्था बनाई रखनी है, तो आपको पूरे समाज में सामंजस्य से बैठा के काम करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि किसी प्रकार का करप्शन ना हो, किसी प्रकार का इलीगल काम ना हो, ना थानों में ना न्यायालयों में, तो ये ज़रूरी है कि आप थानों और न्यायालयों में पारदर्शिता लाएं। क्यों नहीं हमारी सरकार जो है वो थानों में सीसीटीवी कैमरे लगा के, और बीच रोड पे जिस तरीके से इन्होंने ट्रैफिक रूल के लिए बड़े बड़े स्पीकर्स लगा रखे हैं, जनता को 15 अगस्त के बारे में बताते हैं और ट्रैफिक रूल के बारे में बताते हैं। माननीय न्यायालय के बाहर अगर आप न्यायमूर्ति चौराहे पे जाएंगे तो वहाँ बड़ा सा एक टीवी लगा हुआ है जिसपे कि जो है कितने केसेस पेंडिंग है उसके बारे में बताया जाता है। तो क्यों नहीं, जब इतना इनिशिएटिव ले सकते हैं, इतना कार्य कर सकते हैं, तो क्यों नहीं वो एक ऐसा कार्य करें कि हर कैमरे, हर थानों को जो है पब्लिकली बाहर टीवी लगा के थानों के बाहर या चौराहों पे लगा दे, जिससे कि जो है जो वहाँ की कार्य प्रणाली है वो पारदर्शी बन पाए। न्यायालयों में मैं तो ये भी चाहूँगा कि न्यायालयों में, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि न्यायालयों में जब हम जाते हैं तो जो कुछ न्यायालयों में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पे जो है कभी जज टाइम पे नहीं आ रहे हैं, कभी आते हैं तो वो मुकदमे नो सिटिंग हो जा रही है, कभी मुकदमे टेकअप नहीं हो पा रहे हैं। उसमें जो है सीधा ब्लेम कर दिया जाता है जब बात उठती है कि अधिवक्ताओं की वजह से कार्य रुका हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ अधिवक्ता कैसे जिम्मेदार हो सकता है। मैं ये भी कहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि न्याय को सुगम बनाने में अवरोधक होते हैं, कोर्टों की प्रोसीडिंग में जानबूझ के डेट लेते हैं, टाइम लेते हैं ताकि केसेस ना हो पाए।
लेकिन आप सबको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहूँगा कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था अच्छी बनी रहे, किसी प्रकार का कोई क्राइम ना हो, लोगों को सुगम और सस्ता न्याय मिले, तो आपको उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कदम ऐसा उठाना पड़ेगा जिससे कि न्याय प्रणाली के जितने भी स्तंभ हैं सबको पारदर्शी करना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ मैंने देखी है और लोगों से भी सुनी है, आमतौर पे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारी ये शिकायत है, हमारी ये शिकायत है, जब से ये चैनल चालू हुआ है, ताकि उनकी बात रखी जाए। और बात किसके सामने रखें? ऐसे लोग जो बदलाव ला सकते हैं, यानी कि आप जैसे लोग। तो उन्होंने कहा कि भैया 3-3 साल तक जो है एक पार्टी गायब रहती है, अचानक से वो आती है और 100 रुपये का हर्जाना भर दे करके और फिर से वो जो है शामिल हो जाती है केस में। तो 3 साल जो हमने अपने पैर रगड़े, घसीटा, यातना सही आने जाने में, तो वो ये कैसा न्याय है? सर देखिए, ये तो एक हमारे कानून में जो है वो लूप होल्स हर जगह पे हैं और इस लूप होल्स की जानकारी अधिवक्ता को ही होती है। होता क्या है कि जब कोई प्रोसीडिंग चलती है तो दोनों पक्ष को पूरा समय दिया जाता है अपना अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ अधिवक्ता या कुछ वादकारी ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे का घमंड है या पावर है, तो वो न्याय को विलंब करने के लिए, चीज़ों को दबाने के लिए पहले तो अपनी अपीयरेंस नहीं देते हैं, लेकिन जब उनके एडवर्स कोई ऑर्डर हो जाता है तो वो आके उस ऑर्डर को रिकॉल करते हैं, अपीयर करते हैं। तो इस पे हम यही कर सकते हैं कि हम उसके विरोध में कोई प्रदर्शन या कुछ नहीं कर सकते, हम उसी वे में उसका जवाब देंगे, क्योंकि ये उनका राइट है। अगर कोई ऑर्डर आपके एडवर्स हो जाता है, कभी कभी होता क्या है कि देखिए चीज़ें बनाई गई है हमारे सुविधा के लिए। मान लीजिए कि कोई मुकदमा किसी का चल रहा होता है और उसका जो है किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए या किसी कारणवश उसकी ये स्थिति हो जाए कि या वो न्यायालय नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस केस में अगर उसका मुकदमा खारिज हो जाता है तो उनकी सुविधा के लिए ये बनाया गया है कि वो आके रिकॉल रिस्टोरेशन डाल के अपनी अपीयरेंस दे सकें। लेकिन आपको मालूम है हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, हर चीज़ का दूसरा पहलू होता है। तो बस यही कहना चाहूँ कि उसमें जो गलत लोग हैं वो उसको गलत तरीके से उपयोग करते हैं और जो सही लोग हैं वो उसको सही तरीके से उपयोग करते हैं। तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। हाँ, न्यायालय कर सकती है, न्यायालय इस चीज़ को देखे कि अगर डिले जानबूझ के है तो उसके लिए वो अपना एक एज पर लॉ बढ़िया कदम उठा सकती है। अभी हालिया देखा गया कि एक लड़का था जिसने अपने बीवी को पुलिस बनाने के लिए करीबन 10 लाख रुपए खर्चा कर दिए और वो लड़की जैसे ही पुलिस में हुई उसने अपने पति को छोड़ दिया। अब वो दर दर भटक रहा है, अधिकारियों के पास जा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पर एक महिला थी जमुई की, जो बिहार में जमुई के डीएम की वाइफ थी, वो अनशन पे बैठ गई, तो तब तक पूरी मीडिया लगी रही जब तक डीएम को सस्पेंड ना करा दे। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि दोहरी रीत है समाज की, न्यायालय की, प्रशासन की, उस पर? सर देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये सिर्फ एक केस आपने सुना है, हमारे पास ऐसे के बहुत केसेस हैं। हमारे अभी एक क्लाइंट थे जो कि बिजनौर के थे, उन्होंने बेचारे लेबर थे, उन्होंने रात दिन मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा के अधिवक्ता बनाया और अधिवक्ता बनाने के बाद उनकी पत्नी ने जो है अपने ही पति के ऊपर सबसे पहला मुकदमा 498 का किया। तो सर इसको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो ये समाज है इसको अगर आपको संतुलित करना है तो दोनों को समानता का अधिकार देना पड़ेगा। अगर महिला आयोग आपने बनाया है तो आपको पुरुष आयोग भी बनाना चाहिए और सिर्फ आंख बंद करके एक पक्ष के फेवर में कोई आदेश मत कीजिए। दोनों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, दोनों को पूरा समय दीजिए। एक समय ये भी देना चाहिए कि अगर कोई विवाद है वो आपस में समझौते से सुलझ सकता है तो उसको सुलटे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं किसी एक पक्ष की गलती है तो उसको आप दंडित कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि महिला को देवी माना जाता है, महिला को ऊंचा उठाने के लिए इतना उसके पक्ष में इतने कानून बना दिए गए हैं जिसका अब कुछ महिलाएं, सब की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महिलाएं जो हैं वो उसको गलत तरीके से उसका दुरुपयोग करते हुए वो पुरुष को प्रताड़ित करती हैं, जिसकी वजह से अन्य महिलाएं भी जो है वो बदनाम होती हैं। आपके यहाँ जो वकालत में एक सेक्शन 3/4 या डीपी एक्ट वाला,
उसमें कहा गया है कि दहेज देने वाला, लेने वाला और दिलवाने वाला तीनों दोषी है। तो कई बार जब दिलवाने वाला या शादी कराने वाला खुद पुलिस वाला होता है जो दहेज दिलवा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए दंड का प्रभाव क्या होना चाहिए? सर देखिए, पहले तो मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि जो 354 है वो नहीं, 498 हाँ 3/4 DP एक्ट होता है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, और 498A घरेलू हिंसा। ये दोनों जो है एक्ट ये महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। इसमें ये प्रावधान था कि अगर ना ही कोई दहेज लेगा ना ही कोई दहेज देगा। लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा खेद है कि न्यायालय हमेशा जो है वो एक पक्ष देखता है कि दहेज दिया। उनकी ये सब पूरे समाज की ये धारणा बन गई है कि अगर कोई महिला प्रताड़ित है और अपने घर आ गई है और उसने जो है अपने पति के खिलाफ कंप्लेन किया है तो वो ज़रूर पति गलत होगा। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि पति की गलती नहीं होती है, या तो महिला का कहीं किसी प्रकार का अवैध संबंध होता है या फिर उन अपने ससुराल में वो रहना नहीं चाहती। क्योंकि आजकल जो महिलाओं का जो युग चला आ रहा है, हर महिला जो है वो जो है अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। तो दोस्तों देखिए कि बात अगर निकली है तो कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक चली जाएगी, और कुछ दिनों के बाद मिलेंगे और कुछ और सवाल जो आपके हैं वो भी उनके सामने रखेंगे। अभी वकील साहब ने इतना समय हमें दिया, उसके लिए वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।